सभी गुरुवरों को प्रणाम और स्वागत है आप सबका गुरुवर क्लासिक में। और आज हमारे साथ हैं सगुन कौशिक जी, जैसे कि अधिकतर होते ही हैं, तो कुछ नया नहीं है इसमें तो, लेकिन नया क्या है वो आप जान लें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, या सगुन कौशिक जी को मैं बधाई दे देता हूँ उनके DSSB को क्वालिफाई करने के लिए, और 69,000 में भी इनका नंबर चल रहा था। तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे थे, हो सकता है जो आप हो आपके दिमाग में भी उठें, कि जिस इंसान का नंबर पहले से यूपी 69,000 में आया हुआ है, उसने DSSB का एग्ज़ाम दिया क्यों, और देने के बाद फिर उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही। मात्र 2-3 महीने में, सितंबर में फॉर्म डाला, अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम दिया, कितना वो पढ़े ताकि एग्ज़ाम उनका क्लियर भी हो गया, और 607 वैकेंसी थी, कैसे नंबर आ गया। एग्ज़ाम के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है DSSB का एग्ज़ाम। तो पहले तो बधाई हो आपको बहुत बहुत कि आपने 2 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं। और आपसे पहले तो जानना चाहेंगे कि DSSB का फॉर्म आपने डाला क्यों, जबकि यूपी 69,000 में आपका नंबर था। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाइयों के लिए। एक्चुअली में बधाइयों के जो पात्र हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स और जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे हैं। उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा जब मैं आगे थोड़ी चर्चा करूंगा। बात ये थी 69,000 की वैकेंसी फंसी हुई थी, मतलब फंसी हुई अभी तक है। आज के टाइम में भर्ती फंसी हुई है, इसका कुछ भरोसा नहीं था। तो एक्चुअल में तो डाला तो इसलिए गया था, बाकी नहीं तो यूपी में अपना नंबर आ जाए, अपने जिले को छोड़कर कौन जाना चाहता, घर को छोड़कर कौन जाना चाहता। तो ये तो मुख्य वजह थी नंबर वो डालने की, फॉर्म डालने की। तो फॉर्म डालने की वजह थी कि इनका 69,000 की वैकेंसी का अटकना। 69,000 में आपका अपने ज़िले में, अमरोहा ज़िले में पहली रैंक है, तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा कहीं भी कॉलेज। तो आपने फिर भी DSSB का एग्ज़ाम दिया, ये तो आपने बता दिया क्योंकि अटका हुआ था। तो मतलब क्या ऐसी क्या तैयारी रही, कितने घंटे पढ़े। पहले DSSB के बारे में थोड़ा बताइए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने नहीं सुना है अभी तक नाम, क्या एग्ज़ाम होता है और क्या अंतर है यूपी 69,000 में और यूपी टीचर में और DSSB। देखो बात ये होती है, हर एक स्टेट ना अपने अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, और जो सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो KVS हैं, NBS हैं, वो अपने एग्जाम अलग कंडक्ट कराते हैं। तो DSSB जो है वो जैसे अपना यूपी का PNP कंडक्ट कराता है ना टीचर बनने के लिए, ऐसी DSSB एक संस्था है दिल्ली की, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वो दिल्ली में टीचर बनने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक्चुअली में ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स जो होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, एक होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो होते हैं, MCT के जो स्कूल होते हैं वो होते हैं। 2 तरह के स्कूल होते हैं, बारी बारी से वैकेंसी आती है। जैसे आपके जो मेरी वैकेंसी थी और DOE वाली वैकेंसी थी। तो इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में बता दूं, वैसे तो अधिकतर का लगभग सेम रहता है, पर इसका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि KBS हो या अपनी यूपी वाली वैकेंसी हो, इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। DSSB का जो होता है इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहली बात कितनी रहती है? 0.25, अच्छा, मतलब 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग रहती है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें 2 सेक्शन बटे हुए होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A और सेक्शन B को दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेक्शन A में 100 नंबर ले आए और B में 20 नंबर है, 120 नंबर है, आप पास हो गए, नहीं होगा। 40-40 जनरल के लिए, बाकी SC OBC के लिए अलग रहता है, रिजर्व के लिए अलग रहता है। मिनिमम कट ऑफ दोनों में मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी जरूरी है। ठीक है। और इसमें ऐसा रहता है कि पहला जो सेक्शन ये होता है उसके 5 पार्ट होते हैं। करंट अफेयर और GA जनरल अवेयरनेस आती है एक में, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट मैथ, चौथा सब्जेक्ट हिंदी, पांचवा सब्जेक्ट इंग्लिश। अच्छा। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट होते हैं। ये सेक्शन A हो गया हमारा, ये सेक्शन में 5 सब्जेक्ट हो गए जी, 20 नंबर का पर सब्जेक्ट 20 नंबर का, 20 100 नंबर का। अच्छा। दूसरा जो होता है वो उसमें मुख्य रूप से सारा पेडागोजी होती है। हालांकि अब की बार क्या हुआ था, पेडागोजी भी आई थी, उसके साथ साथ थोड़ी सी EVS भी खोजती थी, इंग्लिश मैथ सब मिक्स कर रखा था। पर जनरली क्या होता है, पार्ट A जो सेक्शन B होता है उसमें अधिकतर अच्छा वही आती है, पेडागोजी आती है। ठीक है। तो ये तो होगी हमारी उसके बारे में जानकारी, एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम के बारे में। और हाँ एक बात और, इसमें टाइम का बड़ा खेल होता है। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरी बात पेडागोजी के इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़े से हाई एंड लेवल के होते हैं। जैसे आपको CTET के मिलते हैं ना, CTET का बड़ा हिस्सा समझ लो, सीनियर लेवल, CTET का सीनियर लेवल है पेडागोजी के मामले में। CTET को भी अगर थोड़ा बढ़ा के क्वेश्चन आए तो वो लैंग्वेज कैसी रहती है? लैंग्वेज काफी हार्ड रहती है, हिंदी वाली, जैसे CTET में आपने नोट करी होगी। तो जैसे कि हम हिंदी भाषी हैं तो अधिकतर हम उसी के बारे में बात करेंगे। हाँ, बाकी इंग्लिश में थोड़ी आसान होती है। इंग्लिश में थोड़ी आसान होती है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड इतने
क्लिष्ट नहीं होते हाँ, जितने क्लिष्ट हिंदी में होते हाँ। हैं। तो आप मुझे ये बताइए DSSS का जैसा आपने बताया 200, तो आपके कितने मार्क्स आए? मेरे उसमें और जो टॉपर्स होते हैं वो लगभग कितने मार्क्स पे होते हैं? टॉपर्स तो भैया इसमें 165 तक पहुंच जाते 165, हैं। 200 में से 165 पे टॉपर्स पहुंच हाँ जाते हाँ। और मेरे आए हैं 123 मार्क्स। हैं। 123 मार्क्स। एक्चुअली इसमें एक और पेज है छोटा सा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जब मैं पेपर दे के आया था तो मेरे हिसाब से मेरे 132 बैठने चाहिए थे, पर इसमें नॉर्मलाइजेशन का केस रहता है। अच्छा, तो उस हिसाब से कम भर्ती हो सकते हैं। हो सकता है। आप इसे अंदाजे से मतलब तो वैकेंसी कितनी थी? लगभग 607 के करीब 607 वैकेंसी थी। हाँ, उन्हीं में आपका हाँ, हो गया। उसमें अनरिजर्व में हो गया। हो गया। तो चलिए आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए भी, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मतलब कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए? देखो मैं जो हाँ, चलो आप अपने स्तर से बताइए। देखो मेरा जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए है क्योंकि मैं ना उस फील्ड में था। आप और मैं साथ थे तब। अक्टूबर और नवंबर का टाइम था। अक्टूबर मैंने फॉर्म भरा था। उसके बाद तब क्या हो रहा था, गुरुकुल क्लासेस में मैं काम कर रहा था लगातार। ऑनलाइन भी पढ़ाता था, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा था, और मैं ऑफलाइन बैच भी दे रहा था। तो CDP क्या थी, मैं CDP हर जगह अधिकतर मुख्य रूप से पढ़ाता था। तो CDP मेरे में बस गई थी। अच्छा। बिल्कुल, मतलब ऐसा समझ लाइफ में ही दिखने लगी थी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो इसका जो एग्जाम का जो श्रेय है वो वही मेरे स्टूडेंट्स को जाता है। अच्छा। क्योंकि जो CD ऐसा समझ लो, इन दोनों पेपरों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में मैं महज पास हुआ होऊंगा, 40 के आसपास ही कूदे होंगे मेरे। और अच्छा। सेक्शन बी में CDP वाला जो एरिया है उसमें मेरे बहुत अच्छे स्कोर हुए हैं। टोटल मिला के 123 बैठ गए। अच्छा, तो लगभग हम एवरेज कितना मान लें कि कितना 100 में से आपके जो सेक्शन 2 वाला है पेडागोजी हाँ, वाला, तो उसमें 80 पहुंच गए होंगे। और उससे पहले वाले में 40। उससे पहले वाले में 40। तो 40 में आपने क्या 40 नहीं, 40, हाँ 40 लगभग 40 मान लगभग लें। 40। तो GS अटेम्प्ट करा, उसमें 40 से ज्यादा ही बचे होंगे। GK करा आपने, मैथ ज्यादा करा, क्या चीज? देखो ये बात मैं बहुत देखो पहली बात तो ये है कि ये जो आज का जो इंटरव्यू होने वाला है ना, ये उन लोगों के लिए खासकर होने वाला है जो इस चीज में ब्लेंडेड है, मतलब उस चीज से गुजर रहे हैं या उस चीज में लगे हुए लगातार। क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी जो है, मेरा पढ़ने का तरीका जो रहा है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। बहुत सिंपल तरीका है, और कुछ लोग बहुत नाराज भी हो सकते हैं इस बात पे, क्योंकि बहुत अजीब सा लगेगा। जनरली लोग ऐसे नहीं कहते जैसा मैं कहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? जनरली लोग ऐसा नहीं कहते। हाँ नहीं, वो तो अभी कह ही रहा था। तरीका जो बता रहे थे। हाँ, पढ़ने का तरीका बता रहा था। उससे पहले किस चीज़ की बात चल रही थी हमारी? उससे पहले हमारी बात चल रही थी कि सेक्शन वाइज की बात चल रही थी। हाँ, हाँ, सब्जेक्ट छोड़ने की बात चल रही थी। हाँ, तो बात ये थी कि मेरा दिमाग हिला कहाँ। मतलब मुझे भी यही लग रहा था कि क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। मेरी एक मैम है, निशी मैम, वो हमारे साथ ट्यूशन, मतलब ऑफलाइन कोचिंग में थी। तो उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था ये वाला। मैं एग्जाम देने गया था। वो मैं एग्जाम क्यों देने गया था, क्योंकि उससे पहले मैंने ग्रेड अप पे ना कुछ फ्री टेस्ट दिए थे। तो उस फ्री टेस्ट में मैंने एक चीज़ नोटिस करी। उसका एक टॉपर थी, लड़की थी कोई, उसके 165 मार्क्स थे, केवल टेस्ट सीरीज थी। उसकी खास बात ये थी, उसके मैथ में 0 नंबर थे। इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि उसने एक सब्जेक्ट छोड़ के भी टॉपर बन गई। 20 मार्क्स का एक सब्जेक्ट छोड़ के भी। इसमें बहुत बड़ा उसका जो एनालाइज मैंने पॉइंट करा वो ये करा कि अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट से दिक्कत है, आपको GS से दिक्कत है, आपको CA से दिक्कत है, आपको इंग्लिश से दिक्कत है, मैथ से दिक्कत है, हिंदी से दिक्कत है, जैसे अधिकतर देखा गया है कुछ बच्चों को, कुछ विशेष लोगों को मैथ से दिक्कत होती है, कुछ को इंग्लिश से दिक्कत होती है, तो भाई बिल्कुल वो सब्जेक्ट छोड़ भी दोगे ना, तब भी जय हो जाएगी तुम्हारी। ये उस लड़की ने मुझे दिखाया। उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करा मैंने, क्योंकि मेरा GS है, GK का जो पोर्शन है और CA का जो पोर्शन है, दोनों पोर्शन मेरे बहुत कमजोर हैं। दोनों उसी में आते हैं 20 मार्क्स के आते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं ये चीज। ये तो मैंने तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही सोच लिया। और इसका कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा? नहीं, इसका कोई क्वेश्चन नहीं करा। जो बिल्कुल मतलब आता ही होगा वो करा होगा। बाकी मैंने वो तो छुआ ही नहीं है। बिल्कुल जैसे नई दिल्ली की किसकी राजधानी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर हुआ तो। बाकी तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, काफी लंबी बात हो गई है। अच्छा। पर मैं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था कभी आप लोग सोच रहे हो। ये मतलब डिफिकल्टी लेवल बताने के लिए बात की जा रही है। तो मैं क्या था, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड था कि GS और CA तो छूना ही नहीं है। अच्छा। उसके बाद अपना मैथ सही है। हालांकि आपसे कहा गया था मैथ और रीजनिंग आप पढ़ा दीजिए, पर आपके पास समय नहीं था। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी मिलाए गए, चारों मिलाए गए 10-10 नंबर भी आए होंगे, तो 40 पार कर गया मैं। अच्छा। मतलब सेक्शन का टॉप पार कर गया। अब बात ये होती है, टॉपर्स के अधिकतर देखे जाते हैं। मेरा जो मेन इंटरव्यू हमारे लेने का या मेरा बताने का मकसद है वो ये है कि बहुत कम प्रयास से भी सफलता हासिल की जा सकती है। बस आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर आपको एक सब्जेक्ट में दिक्कत तो छोड़ दो। अब ये मत कहना बहुत सब्जेक्ट मेरा CDP है।
तब नहीं, दिक्कत हो जाएगी। वो तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 100 नंबर का वो 100 नंबर का सीडीपी अकेला आदमी, एक अकेली चीज है, तो उससे वो दिक्कत कर जाएगा। सीडीपी को छोड़कर आपकी इंग्लिश में दिक्कत है, आपकी हिंदी में दिक्कत है, आपकी मैथ में दिक्कत है, आपकी सीए जीएस में दिक्कत है, एक सब्जेक्ट आप बिल्कुल छोड़ देंगे ना, तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे और बहुत टॉपर भी बन सकते हैं, मतलब अच्छे नंबर से भी ला सकते हैं। क्योंकि हुआ है ऐसा हुआ है, ऐसे टेस्ट सीरीज में देखा गया है, ऐसे मैंने खुद ने अनुभव करा है छोड़ के। अच्छा, और बात रही मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, या कि कितने घंटे में पढ़ता हूँ, ये किस तरीके से पढ़ता था, तो मैंने सोचा तो था मैंने कि मैथ गोविंद सर से पढ़ लूंगा और सीडीपी उधर से ये चीज़ें देख लूंगा, पर हुआ ये कि उस टाइम काम का प्रेशर भी कुछ ज़्यादा ही था और हम मौज में भी ज़्यादा ही आ रहे थे, तो मैं बहुत रेयरली पढ़ता था। रेयरली क्या पढ़ता था, मैंने हालांकि 2 किताबें ली थी, मैं तुम्हें किताबें दिखा दूँ। देखो, एक तो ये दी थी प्रीवियस ईयर की, DSSS पीआरटी परीक्षा सी प्रीवियस की, देखोगे आप इसे, ये बिल्कुल यूज भी करी हुई नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत कम रेयरली यूज करी ये खरीद के रख ली गई अपने पास में मन समझाने को। एक ये वो ग्रंथ सा जो आता है हर एक सब्जेक्ट का, अरिहंत का, हर एग्जाम पे मिल जाएगा, ये 15-19 के लिए था, तो ये मैंने लेके रख लिया था, पर मैंने इसका यूज नहीं करा। अच्छा, फिर भी ये तो कंप्लीटेशन की भावना के लिए थी, ये जो थी ये ऐसा लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और ये थी ये देखने को कि कैसे पेपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने में प्रीवियस ईयर का बहुत योगदान होता है। तो समय तो बहुत कम ही यूज कर दिया है मैंने, मतलब आप पूछ रहे हो घंटों को, मैं महीनों में नहीं पढ़ता था। मतलब मैंने अक्टूबर में फॉर्म भर दिया था, नवंबर मेरा पेपर था, 1 महीने का टाइम था हमारे पास, 15 नवंबर को पेपर था और अक्टूबर में मैंने फॉर्म भरा था, तो 1 महीने का टाइम था, तो हम चीज़ों में लगे रहे, इलझे रहे। पर हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा भी ना कह के, कि मैं जो थोड़ा बहुत भी जितना भी पढ़ा, तो मेरे पढ़ने की अपनी एक स्ट्रेटजी थी। पहली बात, ये स्ट्रेटजी केवल उन्हीं लोगों पर काम करेगी जो थोड़े से, जिनका लेवल अप है, जो इस चीज़ से चल रहे हैं, जो इस फील्ड में हैं, या जो टैट वगैरह देते रहते हैं, या मैं और भी अपने आप को थोड़ा सा अगर सही कहूँ तो जिनकी प्रैक्टिस काफ़ी है ऑलरेडी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट होंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरा जो तरीका था मेरा ये था, क्योंकि मैं टैट वगैरह देता रहता हूँ, बाकी पढ़ाता वगैरह भी रहता हूँ, तो मेरी स्पीड तो अच्छी थी, मुझे पता था, तो मैंने क्या करा, हर टाइप के क्वेश्चन देखे। पिछले साल में हर टाइप के, मान लो मैंने मैथ उठाया तो मैंने देखे मैथ में क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं, और मैंने उन्हें सोल्व भी नहीं करा, मैंने सिर्फ उनका सोल्यूशन देखा कि अच्छा ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका सोल्यूशन ये है, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल से पढ़ के पास करा है मैंने। अच्छा, मेन बात ये है कि ये स्ट्रेटजी हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं है। ये मतलब वो है जो जिसकी कैचिंग पावर अच्छी हो, जिसने सोल्यूशन देखा और वो दूसरे भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकता हो। नॉर्मल आदमी के लिए क्या, बेसिक से पढ़ने वाली वो बातें दूसरी हैं। मैंने क्या करा, मैं अपना बता दे रहा हूँ, मैंने GSCA बिल्कुल नहीं छुई, मैथ मेरा ठीक है, रीजनिंग मेरी ठीक है, हिंदी इंग्लिश ठीक है, बस। मैंने फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा, सेकंड पेपर में CDP पे तो वैसे भी नहीं पढ़ना था, क्योंकि CDP का तो मैं टीचर ही हूँ। तो टीचर हैं भाई साहब। जितना मुझे टाइम मिला, मतलब जैसे क्या हुआ था, मेरा 15 तारीख को पेपर था, तो मैं दिल्ली पहुंच गया तो एग्जाम की रात से 1 दिन पहले मैंने देखा, प्रीवियस रूट उठाए गए, को किताबें ले गया था अपनी में, कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से सोल्व हो सकते हैं, ऐसे देके मैं गया था। मैं कोई इस हिसाब से नहीं गया था कि हाँ ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ तैयारी नहीं थी, बस एक गए और एग्जाम दिया और नंबर आ गया। बस बात ये थी कि जब मैं एग्जाम हॉल में था तो मैं वहाँ 100% था। अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं पढ़ के गया था या मैं पढ़ के नहीं गया था, या मैं इस गिल्ट के साथ जाता कि मैं पढ़ा तो हुई नहीं, पास होएगा कैसे। मुझे वहाँ जितना आता था मैंने उसका 100% दिया, और मेरे हिसाब से 5-6 मिनट पहले मैंने पेपर भी कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, जो नहीं आता था सीधे स्किप, क्योंकि मुझे पता नेगेटिव मार्किंग है, सीधे स्किप। GSCA स्किप, कोई एकदम से अचानक से देखने में आ रहा है, समझ में समय बिल्कुल बर्बाद समय नहीं करा। और अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये बात कहना चाहूँ कि चलो ठीक है, हर आदमी इस तरीके के लेवल पर नहीं होता, या हर आदमी CDP का टीचर नहीं होता, तो उसके लिए भाई मेरी सीधी सी बात ये है कि आप ज़्यादा भी कुछ ना करो ना, टाइप देखो, क्वेश्चंस के टाइप बना लो, प्रीवियस ईयर पेपर देख के मैथ के, कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का आता, इस टाइप का आता, वो सारे टाइप में सोल्व करने आने चाहिए। चलिए, ये तो मैथ में हो गया आपने, चलो। जो फर्स्ट वाला है उसका बताइए। हाँ। दूसरे पेपर का बताइए, क्योंकि दूसरे पेपर जो है पूरा पेडागोजी का, उसकी क्या स्ट्रेटजी? उसकी स्ट्रेटजी ये है, सबसे पहले तो आपको शब्दों का पता होना चाहिए, जितने मैक्सिमम CDP के शब्द आपको समझ में आ सकते हो। समस्या मेन शब्दों की रहती है, अगर वहां आप उनकी बात भी समझ गए। जैसे मेरे वाले पेपर में क्या था, उसमें से अधिकतर का उत्तर जो था वो ये था, उपरोक्त सभी, अधिकतर का। पर बात ये थी, लोग लगाते ना उपरोक्त सभी, कई बार घबरा जाते हैं कि सारे कैसे उपरोक्त सभी हो सकते हैं। वो केस मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मुझे CDP पता है थोड़ी बहुत, तो
इसका सीडीपी का पढ़ने का तरीका क्या है, आप अगर सीटेट के लेवल की भी सीडीपी पढ़े हुए हैं ना, पर गहनता से पढ़े हुए हैं, मतलब वर्डिंग समझते हैं, तब भी आप सीडीपी उभार के ले जाएं। एक क्वेश्चन और था मेरा कि सीडीपी में एक तो क्वेश्चन होते हैं कि जो सिद्धांत से रिलेटेड है, हाँ, एक होते हैं अप्लाई से रिलेटेड। हाँ, तो अप्लाई से रिलेटेड वाले ज्यादा आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना कि वो वाला सिद्धांत किसने दिया, नहीं, उसका नाम बताओ, नहीं। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे एक आधा आया हो तो आया हो, बाकी मुख्य रूप से जो होते हैं वो पेडागोजी से, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड ज्यादा आते हैं, सीडीपी से रिलेटेड नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब स्टैटिक ज्यादा नहीं आते, स्टैटिक ज्यादा नहीं आते, विश्लेषण करके जो उत्तर आप दे सकते हो वो ज्यादा। हाँ, वो ज्यादा आते हैं। और एक तो ये बात रही, दूसरी बात ये रही कि जिसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ये जो प्रैक्टिस में नहीं है, जिसकी स्पीड कम है, वो बंदा इसकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। 120 मिनट 200 क्वेश्चन बहुत हार्ड पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या हुआ कि जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था तो मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी, मैंने हर बंदे के 120 प्लस आने चाहिए, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ समझा रहा हूँ, पर ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, फेल भी होते हैं बालक, जबकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ तब भी फेल होते हैं, मैं सब कुछ बार बार दोबारा बता रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस की कमी रह जाती है। आप चीज़ों को समझते हैं वो दूसरी बात है, पर आप अप्लाई कर पाते हैं नहीं। अब जैसा आपने बिल्कुल सही बात बताई कि आपको तो सिस्टम है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने सोल्यूशन देख लिया, पर मैंने अप्लाई कर दिया, वहां जाएगा। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है, तो हर एक बच्चा नहीं कर पाता, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करो टाइम फ्रेम में करने की, 2 घंटे में। और एक बात और, हर एक बंदा टेक फ्रेंडली भी नहीं होता, ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका OMR बेस्ड नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट कर लेने चाहिए। हाँ, जितना हो सके। देखो, एक बात आपने नोटिस करी नहीं करी हो, मैंने स्टार्टिंग में ही पहला मॉक टेस्ट दे लिया था। तैयारी शुरू करने से पहले मेरी आदत है, किसी चीज तैयारी शुरू करता हूँ ना, मैं देखता हूँ स्टार्टिंग में मैं कहाँ हूँ। तो वो जब मैंने टेस्ट दिया था, मजे की चीज बनी, मुझे उसकी लीडरशिप बोर्ड में दिख गई, ग्रेडअप की लीडरशिप बोर्ड में दिख गई। टॉपर्स का मैंने जैसे खोल कर देखा तो मैंने देखा उसने मैथ में 0 अंक प्राप्त कर रखे हैं, तो वहां से मैंने स्ट्रेटजी बना ली। तो सबसे सिंपल सी बात क्या है कि पहले आप देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप अब मान लो आप अभी भी कोई DSSB का PRT का एग्जाम देके देख रहे हो और आपके आ रहे हैं 110 115, इसका मतलब ये आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो, आराम से थोड़ा सा खींच लोगे ऊपर। और कुछ एडअप करना चाहेंगे कि भाई, और इसके अलावा और क्या मतलब देखो सिंपल सी बात, पढ़ाई में घंटे कितने देने चाहिए, घंटे मायने रखते नहीं रखते? घंटे कोई मायने नहीं रखते। कंसिस्टेंसी भी मैं कहूँगा कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, हर बंदे का अलग सिस्टम होता है। हर बंदे का अगर वो लगा हुआ है, चीज़ों में लगा हुआ, लगातार प्रैक्टिस करता जा रहा है, तो चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। आप सबसे पहले, हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर बंदे की कंडीशन अलग होती है। आप सबसे पहले खुद का मूल्यांकन करके देखो, आप कहाँ हो इस टाइम, कहाँ आपको जाना है, उसके बाद धीरे धीरे प्रगति करते रहो। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मॉक टेस्ट दो जी, उसे फिर देखो कितने आपके नंबर आ रहे हैं, फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम और जितना प्रैक्टिस देने की जरूरत है उतना दो। और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड, सबसे ज्यादा जरूरी प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, आप जब भी किसी भी चीज का, इसकी नहीं, देखो किसी भी चीज के लिए मैंने बहुत बेसिक सिद्धांत बता रखे हैं। किसी भी चीज का एग्जाम क्लियर करना, सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर देखो। कोई भी प्राइवेट प्रकाशन में कहता हूँ, सीधी खुली बात, उसके करीब नहीं पहुंच सकता प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर में उसने उस संस्था ने वो चीज पूछ रखी है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का टाइप देख लो, कितने टाइप का बना सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले आप प्रीवियस ईयर कवर कर लो, उसके बाद आपके जो वीक एरिया है उस पर काम करो और प्रैक्टिस मैक्सिमम करो। हालांकि मैं अपनी बात मैंने बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात कही है, आपसे बिल्कुल कोई बात छुपा के नहीं रखी कि भाई मैं नहीं पढ़ा था, और ये बात मैं तुम्हें बता दी कि मैं नहीं पढ़ा था। पर मैंने एक चीज देखी थी कि क्वेश्चंस के टाइप क्या है और उनके सॉल्यूशन किस तरीके से होने हैं, या इंग्लिश मैथ में भी किस तरह के, इंग्लिश हिंदी में भी किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो चीज मैंने देखी थी। अच्छा, वो चीज जरूर देखनी चाहिए। तो अब जब आपका थोड़ा बताइए, जब दोनों में नंबर आ गया, DSSB में भी आपका नंबर आ गया है और इधर UP 69,000 में भी चल रहा है, और 69,000 में तो जिले में नंबर 1 है, जो चाहेंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आप किस में जाना पसंद करेंगे फिलहाल? देखो फिलहाल की तो बात है 69,000 तो क्लियर हो नहीं रही है, राम भरोसे चल रही है। दूसरी बात यह है कि DSSB के कुछ अपने फायदे हैं दिल्ली में जॉब करने के। पहली बात तो ये, आपने बहुत दिल्ली स्कूलों का नाम सुना होगा, अभी ट्रम्प जी भी आए थे, हाँ, जो उनकी बीवी थी उन्हें दिखाया गया था, हैप्पीनेस क्लास वगैरह काफी फेमस है। तो मन करता है भाई किसी अच्छी अगर कोई चीज चल रही है तो उसके साथ जुड़े रहने का। दूसरी बात, थोड़ी सैलरी भी ज्यादा है DSSB में, दिल्ली में सैलरी ज्यादा है UP के मुकाबले। ठीक है, कल्चर वहाँ का जो कहना चाहिए, जो माहौल है
वो थोड़ा ज़्यादा रिच है। कुछ चीज़ें मैंने कई बार महसूस करी है, मैं कितना ही अच्छा कर लूँ, गाँव में वो चीज़ें नहीं ला पाते। तो वो उस हिसाब को देखते हुए सोर्सेज में बहुत आगे, रिसोर्सेज में बहुत आगे है। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ और भी फैकल्टी हैं, जैसे फैसिलिटी हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, DGHS। अच्छा। उसमें क्या है, उसमें आपकी पूरी फैमिली का मतलब इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे उसकी लिस्ट है, अच्छा, हॉस्पिटल्स की लिस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए, और फ्लैट भी देते हैं DSSB में। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए बाकी आपको एक मजे की बात बताऊँ, बहुत अच्छी चीज़ का सोल्यूशन बिल्कुल अच्छा सा। ये चीज़ें क्लियर करने में कई आदमी हेल्प कर देते हैं। मैं इसी एक लड़के से बात कर रहा था, तो वो मुझसे, मैं कंफ्यूज तो था ही कि मैं दिल्ली जाऊँ या यूपी वाली ज्वाइन करूँगा। तो उसने मुझसे एक बात कही कि देख भाई, जॉब लगने के बाद ना 2 ही चीज़ें रह जाती हैं आदमी के पास। एक तो उसे अपना मकान बनाना है, घर बनाता है वो अपना, दूसरा उसे अपने बच्चे को पढ़ाना होता है। ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। आप कहने हो कुछ भी कहते रहो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दुनिया आए कहीं सिमटती है कि उसका ब्याह होता है, उसके बाद उसे अपने बच्चे को पढ़ाना होता है और उसे अपना घर बनाना होता है। तो उसके हिसाब से, रहने के हिसाब से दिल्ली सही जगह है, और बच्चे को पढ़ाने के हिसाब से, मौकों के हिसाब से दिल्ली सही जगह है। तो आप बहुत ही दूरगामी सोच रख रहे हैं इस चीज को लेकर। हाँ, ये बात है। बाकी और किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी हो, आपको कुछ चीज़ करनी हो, कोई नई भी चीज़ करनी हो, चैनल वगैरह पर काम करने का भी मन हुआ, फिलहाल तो अभी तो नहीं है, तो उस चीज़ के लिए भी सही है। तो दिल्ली फाइनल। अच्छा, तो सगुन कौशिक जी ने दिल्ली फाइनल कर दी है फिलहाल अभी के हिसाब से। बाकी तो मनुष्य है, मनुष्य की दिमाग बदलता रहता है, तो और मूड के विचार नहीं बदलते। बाकी तो बदलते ही रहते हैं। बाकी तो बदलते ही रहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। 2 एग्जाम आपके पास, 2 नौकरियां हैं। मान लिया एक अटकी हुई है, दोनों ही अटकी हुई हैं, दोनों ही अटकी हुई हैं फिलहाल तो। मेडिकल होना उसका हाँ, डॉक्यूमेंट। लेकिन भाई कहने का मतलब मैं यही कहूँगा कि आप ना तो आप सगुन कौशिक हो, और हो सकता है ना ही आप इनके लेवल पे हो, जिस लेवल पे जो पैडागोजी का खुद टीचर है, तो उसे तो फिर तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से लेके चलना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप काफ़ी टाइम दो। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर के बैठ जाओ कि अब तो एग्जाम से एक दिन पहले ही किताब उठानी है और सोल्यूशन देखने हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। बाकी कुछ लोग थे जो पूछ रहे थे कि सगुन कौशिक जी ने तैयारी भी नहीं करी, फिर भी इतना मतलब 6 से 7 वैकेंसी में नंबर आ गया आसानी से, लगभग 200 के करीब रैंक है इनकी। तो इसीलिए ये वीडियो हमने बनाई थी, ताकि वो सोच रहे थे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये है सगुन कौशिक। नहीं, ये तो ज्यादा बड़ाई होगी, लिमिट तो ज्यादा हो गई। इतनी नहीं, मतलब बात ये है कि नहीं, बड़ाई वाली बात नहीं है, जो हकीकत है वो कही जाएगी। एक रात पहले पढ़ के एग्जाम देना, बहुत क्लियर करना ऊपर से इतनी कम वैकेंसी में, इट्स नॉट अ इजी टास्क। वो तो देखो बात ऐसी थी कि मैं तुम्हारे साथ में बताई, सीटेट वगैरह मैं देता ही रहता हूँ। अब तो हालांकि इस बार नहीं भरा है मैंने, तो उससे स्पीड बनी रही। दूसरी बात, मेरी कुछ पढ़ने की, बोलने की भी स्पीड इतनी है कि मेरे अभी तक यूट्यूब पे बच्चे अभी तक कहते हैं कि थोड़ा स्लो। तो वो तो थोड़ी स्पीड की बात है, स्पीड में होता चला गया चीजें। फिर मैं वो नहीं था मेरे अंदर, एक तो डर रहता है ना, लेनी है, तो वो वाला डर नहीं रहता। वो एग्जाम हॉल में भी नहीं था कि नौकरी तो लगी हुई है, तो बड़े मजे में एग्जाम दिया गया। अब बस प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ ही था कि वहाँ तो अब घुस गए हैं तो करना ही है, जो सामने है वो तो करना ही है, और जो करना है वो सही करना है। ये भी बात है, केवल तुक्के नहीं मारने। तो देखो, तुक्के मारने का भी एक तरीका होता है। अच्छा, तुक्के मारने का एक तरीका होता है, आप रिस्क कितना ले सकते हैं, इसे मैंने कैलकुलेट करा था। कैलकुलेट कैसे करा था, मैंने हिसाब लगाया कि मेरे 133 नंबर थे 150 में से कितने परसेंट हुए, 133 बताओ, लगभग 90%। ठीक है, 85% मान लो। मतलब मेरे 85% अगर मैं मानूं, तो मैंने अटेम्प्ट तो 150 ही करे थे, 150 में से इतने नंबर मेरे पैडागोजी में 90% ठीक होते हैं। इस बात को भी ध्यान में रख के मैंने खेला हूँ कि मेरे तुक्के CDP में, पैडागोजी में गलत नहीं जाते जनरली। ये मेरे 30 में से 29 मार्क्स हैं CDP में, CTET में। तो इस चीज़ का मेरे में कहीं ना कहीं टच थी कि मैं इतना CDP में इतना कमांड है कि कोई गलत नहीं जाने का, अगर मैं लगाऊंगा भी अंदाजे से भी, तो इस बात का ही फर्क पड़ता। अब आपको ये देखना पड़ेगा, आपने जैसे घर लगा के देखो, तुक्के लगा के देखो, एक में प्योर तुक्के लगा के देखो। तुक्के का मतलब है मेरा जो नहीं आता उसे भी अटेम्प्ट करके देखो। तुक्के ये मतलब नहीं आंख लगाई BCD, ये नहीं, जो नहीं आता उसे भी अटेम्प्ट करके देखो, और देखो आप कितने परसेंटेज तक सफल हो रहे हो, उस हिसाब से आप वहां जाकर रिस्क उठाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप केवल 120 क्वेश्चन करके आ जाओगे और 120 में आपका नंबर आ जाएगा ना। मैं 132 नंबर बताया मैंने कितने अटेम्प्ट करे होंगे, ज़्यादा ही अटेम्प्ट करे होंगे 132 से। ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन तो मैंने अधिकतर अटेम्प्ट करे हैं।
और नॉर्मलाइजेशन का ही भैया फर्क पड़ता है। ये तो मैंने देख लिया, 132 से 123 कर दी। तो वही अगर तुक्के भी सही आप मारते हो तो मारने चाहिए। पेडागोजी वाले सेक्शन में तो सेक्शन में मारने चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई इसके अलावा आपके पास प्रश्न बचे हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ प्रश्न क्या बचे होंगे। वो पूछेंगे बुक्स का मतलब ये भैया, कोई भी प्रीवियस ईयर की ले लो। ये 2013 से 18 तक की थी, एक 19 वाला हो रहा है पेपर, तो अब नई अपडेट आ गई होगी, किरण की है ये प्रीवियस ईयर की। ये देख लो, इससे तुम्हें ये बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक ऐसी कोई बुक कंप्लीशन का अगर तुम्हें फील आना हो कि हाँ ठीक है इसमें सब कुछ है, उस चीज़ के लिए आप ये ले सकते हो। तो मतलब कोई ये तो बुक्स वाली बात हुई नहीं, ये तो हम पहले भी दिखा चुके थे। बाकी इसके अलावा कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, हर बच्चे के प्रवृत्ति अलग होती है, तो उस हिसाब से हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, जवाब देने की कोशिश करी जाएगी। सबके जवाब दिए जाएंगे। हाँ, सबके जवाब दिए जाएंगे। और बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सगुन कौशिक जी आपका यहाँ पे आने के लिए। हाँ, गोविंद जी के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गुरुवर क्लासेस। गुरुवर क्लासेस।